हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का ये पेपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एक बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का 2025 का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के। तो जिन्होंने कल वाला सेशन देखा होगा, कल वाला वीडियो देखा होगा, उनको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान के यानी कि साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपका सामाजिक विज्ञान है, जिसको कि सोशल स्टडीज़ बोला जाता है, उसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 40 प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे भी आप ध्यान से ज़रूर सुनिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पूछा गया है कि कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियाँ धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन। ठीक है ना। अच्छा, एक नॉर्मल पूछा जाता है कि मछलियों का पालन प्रबंधन ये क्या कहलाता है। तो देखिए, मछलियों का पालन प्रबंधन, मत्स्य जो आपका मछलियों का जो है, ये आपका पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये आपका पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ये पीसी कल्चर कहलाता है। क्लियर? पीसी कल्चर। अच्छा, शहद का जो मधुमक्खी होता है उसका पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर, ठीक है ना, एपी कल्चर। अंगूर की खेती वीटी कल्चर कहलाता है। वीटी कल्चर, अंगूर की खेती। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेरीकल्चर पूछा गया है। तो सेरीकल्चर क्या है बताइए? सेरीकल्चर कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, यह आपको पता है कि बागवानी है। हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जियों इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस कर गया है क्वेश्चन में टाइप करने में, निम्नलिखित प्रभाव को। तो देखिए, इसमें क्या है, आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और इसमें जो आपका निम्नलिखित प्रभाव दिया गया है, वो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया था CH4, ये मीथेन है। ठीक है ना। फिर 2O2 ऑक्सीजन हो गया, इधर बन गया आपका CO2 प्लस 2H2O। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आपका ऊर्जा, ये स्ट्रक्चर दिया गया था। तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। क्लियर? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपने पढ़ा है ना। चलिए, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? निकलता है ऊष्मा, और ऊष्माशोषी जो होता है ऊष्मा अवशोषित होती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये आपका गुण जो है कार्बन का, ये VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और कल वाला जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया हुआ है, 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है, वो भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रृंखलन हो जाएगा,
कार्बन का वह कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है? तो ये आपका श्रृंखलन है, याद रखिएगा, श्रृंखलन। ठीक है, श्रृंखलन है ये। परमाणु की एक दूसरे के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करने की क्षमता को श्रृंखलन कहा जाता है। ठीक है, और श्रृंखलन प्रक्रिया कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बनाती है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि ठोस में कणों के बीच की गति होती है। ठोस में, अच्छा, ठोस, द्रव और गैस, इसमें पूछा गया है कि ठोस में कणों के बीच की गति क्या होती है? तो इसमें होता है आपका स्पंदनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठोस के कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और उनके बीच बहुत कम गैप होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, और ठोस के आकर्षण बल कणों को कस करके रखते हैं ताकि कण एक दूसरे ऐसे आगे न बढ़े। ठीक है, उनका जो कंपन है, स्पंदन है, उनकी गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोहरा निषेचन अद्वितीय है। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन और ट्रिपल संलयन, ये एंजियोस्पर्म की एक प्रमुख विशेषता है। एंजियोस्पर्म की, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म की एक प्रमुख विशेषता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्ट्रैटम अंकुरन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है। स्ट्रैटम अंकुरन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है? तो ये स्तंभकार उपकला का एक उदाहरण है। सबसे भीतरी परत जिसे स्ट्रैटम जर्मिनेटियम कहा जाता है, उसमें क्या होती है? स्तंभकार कोशिकाएं होती हैं जो एक सामान्य आधार झिल्ली पर टिकी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन ये 1973 में हुआ था। ठीक है ना, और ये आपका शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन सब का नाम याद रखिएगा इस आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है। श्वसन वर्णक इसमें से कौन सा है? तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पुलस में मौजूद होता है। ठीक है, और ये आरबीसी जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे बॉडी में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अनुवांशिकता का जनक कौन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार रिपीट होता है। अनुवांशिकता के जनक जो है ये ग्रेगर जोहान मेंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की, अगर सिर्फ कोशिका की खोज पूछेगा तो आप रॉबर्ट हुक बताइएगा। ठीक है ना, और जीवित कोशिका पूछेगा तो लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि, हाँ थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा ऑप्शन दिखे। मान लीजिए एक लड़का मैरी गो राउंड झूले पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है। दिए गए परिदृश्य में इसमें कौन सा सत्य है? बताइए, इसमें कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कि लड़का त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा? अब देखिए फॉर्मूला आपको याद है ना, हाफ mv² होता है। ठीक है ना, हाफ mv²। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, इसको m1 मान लीजिए एक को, और एक को v1 मान के इसका स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरा को क्या करिए कि हाफ इसको m2 और इसको v2 का स्क्वायर कर दीजिए। दो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इसमें कह रहा है कि m और 4m की दो वस्तुओं की समान गतिज ऊर्जा, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो वैसे भी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उनके वेग का अनुपात, तो वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, आपका देखिए तो कितना हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। यहाँ 4m है ना, इधर m है तो m से m कैंसिल हो जाएगा ना, तो 4/1 हो जाएगा। इधर स्क्वायर आप जब हटा देंगे इस साइड तो इधर रूट चल जाएगा, और तो आप रूट से बाहर करिएगा तो ये 2:1 में आ जाएगा ना।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक पत्थर का वजन हवा में 650 न्यूटन और पानी में 275 न्यूटन है, इसका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करिए। बताइए, तो इसका विशिष्ट गुरुत्व देखिए, किसी पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को एक निर्दिष्ट तापमान पर पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है, उस पर आधारित है। देखिए, इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए, विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। कि प्रत्येक बार अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतराल होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, ये पहले बताइए। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 0.1 सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है। तो इसमें से कौन सी पद्धति, तो एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना है। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना है, ठीक है ना। पेपर बैग ये बायोडिग्रेडेबल है, आप कर सकते हैं। उसके बाद एकल उपयोग बैग का पुनः उपयोग करना नहीं, पुनः उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल उपयोग नहीं करना, उपयोग से इनकार करना है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना। इसमें कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये इसका विस्तार दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। किसका है, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की है, खादर और बांगर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दी थी, बताइए। सतत विकास की, तो ये दिया था ब्रटलैंड कमीशन ने, ठीक है ना। ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। सतत विकास की यह जो आपका व्यापक रूप है, इसको ब्रटलैंड आयोग के द्वारा अपनी ब्रटलैंड रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य नाम से 1987 में प्रस्तुत किया गया था, 1987 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का, ठीक है ना। सौर ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का विकास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सौर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 100 वाट और 220 वोल्ट का विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये वाट जो दिया गया ना, वाट ये पावर का यूनिट होता है, आपको पता है ना कि पावर का जो है इकाई वाट होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा ना, पावर इक्वल टू क्या आता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। अच्छा, ओम्स लॉ आपको याद है, V इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप वही किया गया है, V को एज इट इज़ लिखा गया है और I की जगह लिख दिया गया है V बटा R। अब ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R हो जाएगा।
हमें आर निकालना है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा पी हो जाएगा। भी कितना है 220, 220 दो बार करना है तो 484 हो जाएगा, ये ओम बना लीजिए तो 484 आ जाएगा। इस तरह से मतलब 484 से ज़्यादा आना चाहिए, 484 जीरो आना चाहिए, ठीक है ना, इतना ओम आएगा। चलिए देखिए 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी में जोड़ना है तो कहाँ दिक्कत है, सबको जोड़ दीजिए 1 2 और 3, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, यही तो R इक्विवेलेंट है ना, R इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 और 3 6 ओम हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन वाला प्रश्न आ जाएगा, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आपको याद है लाल रंग क्यों, क्योंकि इसका तरंग दर ज़्यादा है और इसका विचलन कम होता है, इसीलिए दूर से भी यह स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए अब आ गया सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन, 20 प्रश्न यहाँ से भी हम कवर करेंगे। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो देखिए अमेरिका का संविधान जो है ना लागू हुआ था 1789 में, 1789 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा 1789 में, ठीक है 1789 में, ध्यान रखिएगा। चलिए और हमारा संविधान जो है ना कब लागू हुआ था, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज, तो वाणिज्यिक अनाज की कृषि में जो है आपको गेहूं भी उगाया जाता है, मक्का भी उगाया जाता है, तो इस तरह से ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। गन्ना, कपास, जूट ये सब जो है व्यावसायिक कृषि है। चलिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं था, राष्ट्रसंघ के भीतर की बात हो रही है, तो इसमें से आपका हो जाएगा अस्थाई केंद्रीय अफीम बोर्ड, ये नहीं आपका था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये आपका नहीं था। ये सभा राष्ट्रीय संघ के 3 प्रमुख अंगों से में से बना था, आपका सभा था, इसमें सभी सदस्य देशों का समान स्तर पर प्रतिनिधित्व होता था, परिषद ये था अस्थाई और गैर अस्थाई सदस्य से, तो इस तरह से था, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को, कहाँ भारत में, तो ये बम्बई आया था, ठीक है। साइमन कमीशन ध्यान रखिएगा, क्लियर, इसमें एक भी जो थे भारतीय नहीं थे, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और साइमन कमीशन ने रिपोर्ट अपना 1930 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति बताइए। तो ये आपका जूट उद्योग जो था, वस्त्र उद्योग, इसी से शुरू हुआ था, और औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड सबसे आगे था, और इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जो था ये जर्मनी था, ठीक है। इंग्लैंड के पास थी कच्चे माल की उपलब्धता, जिसके कारण ये आपका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई थी। और एक इंग्लैंड में हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको कि गौरवपूर्ण क्रांति बोला जाता है, 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। देखिए जंगली बकरी किस प्रकार के वन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी पर्वतीय वन में, ठीक है ना, पर्वतीय वन में पाई जाती हैं जंगली बकरी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पोखरा किस देश में स्थित है। तो पोखरा जो है ये टूरिज्म कैपिटल है नेपाल का, तो पर्यटन राजधानी नेपाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा खालिस्तान दिया गया है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संविधान संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। यह स्टेटमेंट किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का है करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत तो हमारे यहाँ भूजल ही है, हैंडपंप वगैरह से हम लोग गाँव में पानी निकालते हैं, तो ताज़े पानी का सोर्स जो है हमारा भूजल ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद 80 नंबर प्रश्न कर लेंगे कि भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र कौन सा है। तो जैव विविधता का जो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको भी पता होगा कि पश्चिमी घाट जो है ना, ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है, ठीक है ना, हॉट स्पॉट कहलाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पवन चक्की में उत्पन्न बिजली बताइए। तो पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो पवन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो हवा के वेग पे ये निर्भर करता है, क्लियर।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय परियोजना तो ये फ्रेंड्स कैमूर में है, ठीक है ना, कैमूर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ की गई है। तो प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना, कुंजी। हम भारत के लोग, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको भी याद होगा, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो कानून बनाता है हमारा संसद, ध्यान रखिएगा, कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। देखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल, 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसी के द्वारा हटाया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया है। तो फ्रेंड्स ये अपनाया है आपका श्रीलंका ने, ठीक है ना, श्रीलंका ने अपनाया हुआ है। श्रीलंका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत देखिए भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है। तो लोकतंत्र को जो है ये आपका अधिकारों की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र सरकार के एक रूप होता है जहाँ सत्ता लोगों के पास होती है और ये अधिकारों का किया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह चिंता है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय की अवहेलना करता है और एक तरफा कार्रवाई करता है, कौन, बताइए। तो हमारा ये 40 प्रश्न फ्रेंड्स हो गया और इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, ठीक है ना, यूएसए। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।